कि बीजेपी जो है वो एकदम हिंदुत्व के नैरेटिव पे चलती है और हार्डकोर हिंदुत्व के नैरेटिव पे चल रही है। अभी चढ़ावा चोरी का मामला चल रहा है। ऐसे में दिल्ली में इस तरीके का प्रोटेस्ट होना, विदेशों से फंडिंग होके इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। कौन मिले कौन ना मिले, मुझे नहीं लगता इन सब की चिंता भाजपा का कोई कार्यकर्ता करता है। ऐसे लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि कोई बोलने का हक है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी हैं। हम जानेंगे कि किस तरीके से जो प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा था उसका असर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इसको लेकर के बीजेपी सरकार पर खास तौर से हमलावर हैं। सर, कल अखिलेश यादव जी दिल्ली से लखनऊ आए थे और लखनऊ आते ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई है और आपस में ही कॉम्पिटिशन चल रहा है, कौन कितने ज़्यादा पेपर लीक कराएगा। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली वाला प्रोटेस्ट है उसको लेकर के अब लखनऊ से ही सवाल खड़े कर रहे हैं सपा मुखिया। देखिए, ऐसे लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि कोई बोलने का हक है, जिनकी सरकारें प्रदेश में नकल माफियाओं और नकल कराने के लिए हमेशा तत्पर रही हैं। चूक हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत सरकार उसमें पर्याप्त कदम उठा रही है और उसके बाद फिर दोबारा एग्ज़ाम भी हो गए, रिज़ल्ट भी आ गया। मुझे नहीं लगता कि बच्चों में कहीं रोष है। ये रोष केवल विपक्ष पार्टियों में है कि कैसे सरकार ने इतनी जल्दी एग्ज़ाम करा लिए, कैसे रिज़ल्ट आ गया। अब उसी का रोना धोना रो रहे हैं। और आप देखें जिस तरीके से विदेशों से फंडिंग होके इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये सारा दर्द जो है इन लोग का, ये बच्चों से संबंधित नहीं है। जो आने वाले सत्र में FCRA पे बिल भारत सरकार लाने जा रही है और जो फंड विदेशों से भारत आता है, जिसका बहुत सारा भाग जो है धर्मांतरण में खर्चा होता है, उस पे एक तरीके से पूरी तरीके से रोक लगेगी। मुझे लगता है वो दर्द जो है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हो, उनको वो पच नहीं पा रहा है। सर, जिस तरीके से पूरा आंदोलन हो रहा है, क्योंकि देखते हैं कि बीजेपी जो है वो एकदम हिंदुत्व के नैरेटिव पे चलती है और हार्डकोर हिंदुत्व के नैरेटिव पे चल रही है। अभी चढ़ावा चोरी का मामला चल रहा है। ऐसे में दिल्ली में इस तरीके का प्रोटेस्ट होना और कहीं ना कहीं उस प्रोटेस्ट में समाजवादी पार्टी का शामिल हो जाना और उसको लेकर के सरकार पर कहीं ना कहीं हमलावर हो जाना, क्या आपको लगता है कि आने वाले 2027 के लिए एक कहीं रोड मैप तैयार किया जा रहा है और बीजेपी को दिखाया जा रहा है कि जो हार्डकोर हिंदुत्व है उसके बनाम अब छात्रों की लड़ाई के लिए, क्योंकि छात्रों के साथ अब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी अब कह रही है कि छात्रों के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है, इसीलिए लगातार हमला भी बोल रहे हैं। आप देखिएगा, ये सब कोई नैरेटिव ये बना नहीं पाएंगे। और जहाँ तक आपने चंदे की बात की, एक तो मुझे लगता है विपक्ष किसी भी संवैधानिक संस्था को मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप देखिए, SIT की जो फाइंडिंग्स हैं उनको माना भी है और SIT की कार्रवाई आगे और बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑर्डर भी किया है। जांच चल रही है। जो लोग 8 से 9-10 लोग के करीब पकड़े भी गए हैं, सब लगातार जेल में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये नैरेटिव विपक्ष का बहुत ज़्यादा चल पाएगा और 2027 में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए आएगी। हम लोग एक तरीके से हमेशा चुनाव के लिए तैयारी करते रहते हैं। अभी हम लोग का 3 दिन पहले बूथ, हर विधानसभा में बूथ अध्यक्षों के साथ हम लोग का सम्मेलन भी हुआ। तो मुझे नहीं लगता, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। देखिए, ये सब कौन मिले कौन ना मिले, मुझे नहीं लगता इन सब की चिंता भाजपा का कोई कार्यकर्ता करता है। हमें अपने काम से मतलब रहता है, देश कैसे आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है देश जिस तरीके से आज विश्व पटल पे भारत का जो एक सम्मान हो रहा है, उससे इनके पेट में खलबली मची हुई है और ये एक तिलमिलाहट मुझे लगता है उनकी इससे जाहिर हो रही है। और 2027 में बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ जी तिबारा फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि 2027 में फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। PDA है, चढ़ावा चोरी है और उसके बाद ये PDA है क्या? आज तक अखिलेश जी PDA क्या है ये नहीं बता पाए। P से क्या है, D से क्या है, A से क्या है।
नहीं, बताते हैं पिछड़ा है, पी से पिछड़ा, डी से दलित है, ए में थोड़ा बहुत आगे पीछे तो करते फिर पहले खुद तय कर लें, पहले ए से तक खुद तय कर लें कि ए से अकलियत है कि ए से क्या है। देखिए इन लोग का माइंडसेट जो है वो अंतोगत्वा अंत में जाके अकलियत पे ही समाप्त होता है। किस अच्छा पी से पिछड़ा है, किस पिछड़े को बढ़ावा दिया इन्होंने? आज तक कभी भी पिछड़ों में एक जाति विशेष को छोड़ के एक भी सांसद नहीं है, सिंगल सांसद नहीं है पिछड़ा। एक विशेष जात को, वो सारे के सारे घर के हैं, घर के बाहर का भी एक सांसद नहीं है। एक यादव बता दीजिए जो इनका जो सांसद हो जो घर के बाहर का हो, तो कैसा पिछड़ा? नहीं सर, लेकिन उसी पीडीए की वजह से या उसी पीडीए ने कहीं ना कहीं 2024 में बीजेपी को थोड़ा बहुत तो नुकसान दिया, ठीक ठाक सीटें उनको मिली, लोग कहते हैं, और उसी नैरेटिव के काट के लिए कहीं ना कहीं बूथ सम्मेलन की बात। 2024 में जो हुआ उसको भूल जाइए। वो एक तरीके से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको भूल चुका है। एक तरीके कुछ कमी रह गई उसमें, वो सारी आप क्या कमी मानते हैं? उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि अब बहस की ज़रूरत है। वो हम लगभग सबको उसमें बहुत गहरा चिंतन पार्टी में हो चुका है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद जिस तरीके से बंगाल में हम लोग की प्रचंड जीत हुई, तो मुझे नहीं लगता कि अब पीडीए का कुछ चल पाएगा। जीत तो आपकी हर जगह हुई, और ये जो लाल किताब है ना, ये भी सब धरी की धरी रह गई है। अब जनता समझ चुकी है, एक बार बरगलाने में आ गई, लेकिन अब दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता इन तथाकथित अक़लियतों के हिमायतियों की चक्कर में नहीं आएगी। एक चीज़ और कि पीडीए, मैंने फिर से एक सवाल है सर, 2027 इलेक्शन बहुत नज़दीक है, और अब देखिए जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री जी के दौरे हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक वो हर जिले में जा रहे हैं और सौगात भी दे रहे हैं, तो दौरे का मतलब वो तो फुल प्रूफ आ गए हैं इलेक्शन मोड में। अब कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने तो चुनौती है। देखिए बूथ सम्मेलन हुआ ही, अभी बूथ सम्मेलन किया गया, और कहीं ना कहीं दलितों को एक साथ अपनी तरफ जोड़ने की भी कवायद शुरू कर चुकी है बीजेपी। लेकिन हम इस सवाल ये है कि पीडीए, चढ़ावा चोरी का मामला, ऐसे में इस तरीके का छात्र आंदोलन होना, बीजेपी 2027 में इससे कैसे निपटेगी? क्योंकि प्रोटेस्ट को लेकर के लगातार जो विपक्ष है वो नैरेटिव सेट कर ही रहा है। देखिए ये जो आंदोलनरत लोग हैं, ये हैं कौन? देखिए जैसे मैं उदाहरण के रूप में दूं कि 2022 के चुनाव में मुझे 1 लाख वोट मिले करीब। हमारे विपक्ष में जो थे, जो दूसरे नंबर पे थे, उनको 72,000 वोट मिले। तो 72,000 वोट तो हमारे खिलाफ पड़े। अब ये 72,000 वोट अगर कहीं इकट्ठा हो जाए तो इसका ये मान लिया जाए कि पूरी विधानसभा हमारे खिलाफ हो गई। तो एक संख्या जो है वो तो भाजपा के खिलाफ वोट देती है, वही सब इकट्ठा है। जनता कहाँ इकट्ठा है? ये तो सब कार्यकर्ता हैं उनके। जितने लोग वोट दे रहे सब कार्यकर्ता उनके, जो इकट्ठा है वो सब कार्यकर्ता हैं। आखिर आप देखिए, कल रात को देखिए आप, जब वो महात्मा जी के, गांधी जी के समाधि पे, जहाँ पे उनका हत्या हुई थी, वहाँ पे जब जा रहे थे, तो जो भी हल्ला मच रहा था वो उनके इर्द गिर्द ही मच रहा था, राहुल गांधी जी के। वहाँ से अगर आप कैमरा थोड़ा 50 मीटर पीछे ले जाते तो वहाँ कोई हल्ला नहीं मच रहा था। वो केवल उनके कार्यकर्ता हैं, अपने नेता को दिखाने के लिए नारा लगा रहे हैं, हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। चढ़ गए बैरिकेटिंग पे, जो 20-25 लोग चढ़े बैरिकेटिंग पे, उसके अलावा किसी ने ट्राई भी नहीं किया कि बैरिकेटिंग पे हम चढ़े हैं। मैंने देखा, कायदे से मैं कल पूरे तन्मयता के साथ फुटेज देख रहा था और हर चैनल पे हमने देखा, 20-25 के लोग, और उसके अलावा किसी ने प्रयास नहीं किया। वो सारे के सारे इनके कार्यकर्ता हैं, तो वो अपने नेता को दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये आप नेता प्रतिपक्ष हो देश के, आपकी भी कुछ संवैधानिक बाध्यताएं हैं। ये नहीं कि आप बादशाह हो, आप जहां मन हो जाएगा वहां निकल लेंगे धरना देने। ये कौन सी बात हुई? कानून कायदा है हिंदुस्तान में कि नहीं?
आप 2024 में लाल किताब लिए घूम रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, उस लाल किताब का आप कोई सम्मान कर रहे हैं? आपको अगर कोई धरना देना होगा तो आप प्रशासन को एक एप्लीकेशन देंगे कि मैं फला फला स्थान पे धरना देने जा रहा हूँ, कृपया मुझे अनुमति दें। क्या एनार्की लाना चाहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी खुद एक फासिस्ट है और राहुल गांधी ईसाई हैं। वो देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे, उनका सपना कभी साकार नहीं होगा और देश की जनता उनको नकार चुकी है, एक बार नहीं 99 बार नकार चुकी है। सर क्या आपको लगता है कि इस बार के जो प्रोटेस्ट हो रहा है इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा और दूसरी बात आप ये जान लीजिए कि उनका सैकड़ा भी लगने जा रहा है हारने का। 2027 में 5 विधानसभा के हैं ना, इलेक्शन जी 5 विधानसभा, पाँचों विधानसभा वो हारेंगे तो उनका जो 99 का आंकड़ा है ये 104 पहुंच जाएगा। तो ये हार की सेंचुरी लगाने वाले भारत के पहले नेता बनेंगे। सर रायबरेली में तो बड़ी बम्पर जीत मिली उनको। एक को विधानसभा सीट जीते हैं दोनों में, 10 में से मिला के 1 को सीट है कांग्रेस के पास। इस बार उम्मीद है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 10 में से 1 भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी। वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ही बीजेपी की हालत खराब होने वाली है। मैं बता तो रहा हूँ, रायबरेली और अमेठी 2 लोकसभा में 10 सीटें हैं विधानसभा की और 10 में से 1 भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी और ये चैलेंज है। और अगर 10 में से 1 को सीट कांग्रेस को ना मिले तो क्या राहुल गांधी इस्तीफा देंगे? आज बड़ा इस्तीफा सबसे मांग रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी इस्तीफा देंगे? ये समझ लिया जाएगा कि राहुल गांधी के खिलाफ वहाँ पे लोगों ने वोट कर दिया है, ये मान लीजिएगा, ये राहुल गांधी ये मान लेंगे। अगर रायबरेली लोकसभा की 5 सीटों कांग्रेस हार गई तो इसको ये माना जाएगा ना कि राहुल गांधी के खिलाफ वोट पड़ा है। तब ये सवाल राहुल गांधी से आप कीजिएगा। नहीं तो सर एक चीज़ तो है कि जब से उत्तर प्रदेश सरकार में आप बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार विपक्ष कमज़ोरी होता हुआ है। हर जगह इलेक्शन में देखने को मिली कि हार ही मिल रही है, लेकिन इस बार जो विपक्ष है एकजुट, एक लामबंद होकर के देखिए आपको ये बता दूं, मैं एक प्रेडिक्शन आज किए दे रहा हूं। 2027 के चुनाव में कांग्रेस को 1 को सीट नहीं मिलेगी। नहीं मतलब जीत में नहीं मिलेगी कि समाजवादी पार्टी नहीं देगी? कांग्रेस पार्टी 1 भी सीट जीतेगी नहीं, 0 सीट रहेगी कांग्रेस की। 2017 में 2 सीटें थी, अब की बार 0। 2022 में 2022 के चुनाव 2027 के चुनाव में, हाँ 2022 के चुनाव में 2 सीटें थी, 27 में इनके पास 0 सीट रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सर। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2027 के इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी बड़ा सपना देख रही है उसके पास 2 सीटें भी नहीं रह जाएंगी और कहीं ना कहीं जो विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रहा है उसका भी अंत नजर आएगा और एक बार फिर से सूबे में योगी सरकार बनती हुई दिखाई देगी। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ अखंड प्रताप, IBC 24, लखनऊ।